नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नेपाल में राहत और बचाव का काम तेज, दुर्गम इलाकों में पहुंची मदद। 6000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। 48,000 करोड़ की लागत से बनेंगे 100 स्मार्ट शहर। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई शहरी विकास योजना। 500 शहरों का होगा कायाकल्प। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल, पूछा क्या किसान नहीं है हिस्सेदार। सरकार ने खारिज किए आरोप। सरकार पर स्थायी समितियों की उपेक्षा का आरोप। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया मुद्दा। 51 में से सिर्फ 8 बिल ही गए समिति के पास। और रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल पर टली चर्चा। सरकार ने सहमति बनाने के लिए मांगा वक्त। विपक्ष ने की सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। राज्यसभा में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर चर्चा कुछ दिनों के लिए टल गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है। आसन ने विधेयक को मौजूदा सत्र में ही इसे पेश करने की सरकार को अनुमति दी है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों की ओर से बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित कराने की मांग भी की गई। कुछ दलों ने इसे और चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजने की मांग की। राज्यसभा ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013 को कुछ और दिनों के बाद सदन में पेश करने की इजाजत दे दी। इस विधेयक पर बुधवार को ही चर्चा प्रस्तावित थी। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मौजूदा बिल में उपभोक्ताओं के साथ साथ बिल्डरों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि उन्होंने फिलहाल इस पर और ज्यादा सहमति बनाने के लिए कुछ दिनों का वक्त भी मांगा। Public mood in mind and keeping the complaints that are coming against the real estate sector in the recent days. So we have examples in Ayodhya, examples in Gurgaon. Certain serious allegations have been made. Instead of leaving the consumers to their fate and asking them to go to courts, it's better to address them through a regulator. I would like the House to take a view. My suggestion is, humble suggestion is, let me defer this for some more time. And meanwhile, if there are any meaningful suggestions, let's allow. विपक्ष की ओर से कई दलों ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि विधेयक में कई ऐसे संशोधन किए गए हैं जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हड़बड़ी में विधेयक को पेश नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि विधेयक पर स्थायी समिति में काफी चर्चा हो चुकी है। Go against the interests of the public and the consumer. I request that this be referred to a select committee and in the next session of parliament the report be submitted. रियल इस्टेट की पैरवी के लिए आए हैं। आप खुद इसमें मैंने जो बात बताया मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इससे गांव का किसान भी जुड़ा हुआ है। अगर रियल इस्टेट बूम करेगी तो गांव के किसान को पैसा मिलता है जमीन का। ये पूरे देश से जुड़ा मामला है। Scrutinized by the standing committee and the bill which we are facing now, the 13th bill along with the official amendment, there are substantive differences. It needs scrutinization and that's why a select committee be appointed. Let them go into this and report in the next session. AIADMK के सांसद नवनीत कृष्णन ने रियल एस्टेट बिल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भूमि राज्यों का मसला है, इसलिए केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। State subject, namely land. The central government has no locus standi to introduce this bill, and although Parliament has no legislative competency to enact this law, so it must be referred to the select committee, or the central government must withdraw this bill. This is my humble submission. हालांकि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने साफ किया कि इस मामले पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और अटॉर्नी जनरल से सलाह ली जा चुकी है। इस चर्चा के बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने सरकार को इसी सत्र में बिल पेश करने की इजाजत दे दी। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और इस बिल को और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पीआरएस के विश्लेषक जोईता घोष हैं। जोईता, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 2013 में बिल आया था, सिलेक्ट कमेटी में भी गया। उस बिल में और इस बिल में क्या बड़े प्रावधान है जिनमें फर्क है, डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते शायद विपक्ष मांग कर रहा कुछ वक्त की? राइट, तो जैसे आपको पता है पिछले काफी सालों से चर्चा हो रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में काफी इश्यूज हैं
फॉर एग्जांपल अगर किसी आम आदमी को घर खरीदना हो तो क्लैरिटी नहीं है कि रूल्स और प्रोसीजर्स क्या हैं, सेलर्स को भी ये क्लैरिटी नहीं है, तो ये कहा गया है कि रेगुलेशन बहुत कम है रियल एस्टेट सेक्टर में, और जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इसलिए 2013 में सरकार ये बिल लाई थी और अभी तक ये राज्यसभा में पेंडिंग है बिल। स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं 2014 में। जो मेन चीजें जो बिल कर रही है ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में बायर्स, सेलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रेगुलेट कर रही है। और ये कैसे कर रही है? हर स्टेट को एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थापित करनी पड़ेगी और प्रमोटर्स को अपनी इंफॉर्मेशन इस अथॉरिटी के वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन जैसे कि number of apartments for sale, types of apartments for sale, layout of the project, etc. तो बिल बेसिकली प्रमोटर्स, बायर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स की ड्यूटीज आउटलाइन कर रहे हैं, और ये भी बिल कहता है कि पेनल्टीज क्या होंगी अगर ये ड्यूटीज नहीं तो क्या 2013 के बिल और इस बिल के बारे में एक आशंका ये भी है कि इसमें जो पनिशमेंट था बिल्डर्स के खिलाफ या प्रमोटर्स के खिलाफ उसे कुछ माइल्ड किया गया? क्या वाकई ऐसा है या फिर वो प्रावधान जस के तस है? काफी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं अभी। मैं आपको मेन अमेंडमेंट्स जो प्रपोज किए हैं उनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। एक तो करंटली बिल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट रेगुलेट कर रहा है। अमेंडमेंट्स ये प्रपोज कर रहे हैं कि बिल कमर्शियल रियल एस्टेट भी रेगुलेट करे। दूसरी बात ये है कि बिल ये मैंडेट करता था कि जो भी अमाउंट बायर से कलेक्ट हो 70% सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाना चाहिए। तो अमेंडमेंट्स ये प्रपोज करते हैं कि ये अमाउंट 70% से 50% कर दी जाए, मनी जो है जी। तो दीज आर द मेजर चेंजेस। कुछ प्रोसीजरल चेंजेस भी ये अमेंडमेंट्स लेके आती हैं, जैसे कि कुछ टाइम से रिलेटेड ज्यादा या कम करना। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बिल के कानून बनने के बाद जो उम्मीद है रियल सेक्टर में जो भ्रम की स्थिति है या फिर जो एंड यूजर है उसका कितना फायदा होगा? क्या इसमें ऐसे लूपहोल्स नहीं इसका फायदा अब तक जो बिल्डर्स उठाते थे वो नहीं उठा पाएंगे? ये जैसे बिल इम्प्लीमेंट होगा ये देखना पड़ेगा कि बिल का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, रूल्स जो बिल के अंतर्गत लेके आएंगे वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, और जो क्लैरिटी इस बिल में है वो कैसे इंटरप्रेट की जाती है ये देखना होगा आगे फ्यूचर में। अच्छा ये बिल है जिसपे तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। काफी इश्यूज हैं सोचने लायक इस बिल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना अभी कि कुछ लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट लैंड से रिलेटेड है, इसीलिए स्टेट्स को लॉ बनाना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए अगर स्टेट्स को लॉ बनाना चाहिए इस पे या फिर सेंटर को लॉ बनाना चाहिए। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स अपने लॉज बना चुके हैं रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो सोचने लायक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बिल के बारे में तमाम तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। और अब बात नेपाल की। नेपाल में भूकंप से मौत का आंकड़ा 6000 को पार कर चुका है। आशंका है कि यह आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है। राहत और बचाव कर्मियों को दूर दराज इलाकों में मदद पहुंचाने में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नेपाल में भूकंप का कहर 1/4 से ज्यादा आबादी पर बरपा है। इस बीच ऑपरेशन मैत्री के तहत भारत ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। हिंदुस्तान से आ रही मदद को लेकर नेपाली लोग बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद तो थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि भारत इतनी त्वरित कार्रवाई करेगा और उनकी देखभाल वैसे ही करेगा जैसे वो अपने नागरिकों की करता है। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों की दोस्ती और परवान चढ़ेगी। नेपाल के लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भारत की भूमिका को लेकर, क्योंकि भारत ने बहुत ही क्विकली, बहुत ही प्रॉम्प्टली एक्ट किया है। मोदी जी ने काफ़ी प्राथमिकता में रखा है, और जिस तरह से भारतीय पार्लियामेंट ने जिस तरह से जो सदास्यता दिखाई है, भारतीय जनता से जो सद्भाव प्रकट हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दुख के संकट के घड़ी में आज भारत जिस तरह से नेपाल के साथ में है, भारत की जनता नेपाल के साथ में है, ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी बात है और दोनों देश के मित्रता के लिए भी बहुत अच्छी बात है। नेपाल सरकार ने भारतीय सहायता के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई एम्बुलेंस इस काम में खास तौर पर लगाई हैं। इन गाड़ियों पर साफ साफ लिखा है कि वो भारत सरकार की मदद से चलाई जा रही हैं। इस मदद में तंबू से लेकर कपड़ों तक और पानी से लेकर दवाएं तक मुहैया कराई जाती हैं। हालांकि इस काम में लगे नेपाली नागरिकों का मानना है कि छोटा देश होने के नाते नेपाल अपने दम पर इस संकट का सामना नहीं कर सकता और भारत को अपने इस भाई की मदद खुलकर करनी चाहिए। और जिस तरह से भारत ने एड दिया है, जिस तरह से भारत ने हेल्प किया है, वो हम लोग बहुत ही आभारी है भारत के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ यही है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी भारत का बहुत ही आभारी व्यक्त किया हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई लाइव विक्टिम मिल जाए। 72 घंटे का एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें कि अधिकतर लाइव विक्टिम मिलने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कई मिरेकल्स होते हैं जहाँ पे लाइव विक्टिम किसी वॉइड में, किसी बिग वॉइड्स में फंसा हो सकता है कि इसमें भी कोई फंसा हो। हम कोशिश करेंगे उसे जिंदा निकालने की। नेपाल के गृह मंत्रालय ने अब बाहरी देशों से मिल रही सहायता का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मास्टर विंडो बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय भारत की मदद से एक निगरानी और बचाव तंत्र भी बना रहा है। इस कंट्रोल रूम से अब अंदरूनी इलाकों को सहायता भेजी जाएगी। नेपाल के गृह मंत्रालय ने सभी मित्र देशों और स्वयंसेवी संगठनों से कहा है कि भूकंप पीड़ितों की सहायता सामग्री भेजने से पहले वो गृह मंत्रालय की इजाजत जरूर ले लें। मंत्रालय को ये निर्देश मीडिया की उन खबरों के बाद देना पड़ा है जिनमें कहा गया था कि कुछ देश राहत में कम अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। तो नेपाल में लगातार राहत और बचाव का काम तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन ऐसे में एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या नेपाल में इमारतों को बनाने के लिए उस तरह के नियम, कायदे, कानून हैं जिस तरीके के हिंदुस्तान में हैं। इसे ही समझने की कोशिश करेंगे और सीधे रुख करेंगे काठमांडू, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और कार्यकारी निदेशक राज्यसभा टीवी राजेश बादल जी, और उनके साथ हैं नेपाल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजेश जी। एक बार फिर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और समझना चाहूंगा कि किस तरह के नियम, कायदे, कानून है इमारतों को बनाने को लेकर, और जो कोड है क्या उस तरह का फॉर्मुलेशन होता है वहां पर, और किस तरह से इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, अगर मैं नेपाली सरकार और वहां की एजेंसियों के लिहाज से कहूं तो। कविंद्र, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, ताजा सूचना मेरे पास अभी यह है कि इसी समय अब से थोड़ी देर पहले नेपाल सरकार ने मारे गए परिवारों, जो भूकंप पीड़ित हैं, जो जिनके परिवार से किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। और संयुक्त राष्ट्र ने भी अभी शाम को मीडिया को जानकारी दी है कि उनका नेपाल में दफ्तर है कि करीब करीब $10 लाख वो मदद करेंगे। इस वक्त जो आपने अब कानून की बात कही है, यहाँ इन दिनों एक बहस का मुद्दा यह है कि नेपाल में बहुत अरसे से एक बिल्डिंग कोड है। मेरे साथ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वाकई में क्या बिल्डिंग कोड का पालन हो रहा है या नहीं। दिनेश जी, नेपाल में बिल्डिंग कोड है, लेकिन उसका व्यापक रूप से उल्लंघन हो रहा है। उसका जो मापदंड जो निर्धारित किया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है, मैसिव वायलेशन हो रहा है। उस वजह से भी इतनी जो कैजुअलिटीज हुई है, इतने लोग जो मारे गए भूकंप में, इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए। आपके कहने का मतलब है कि ये इमारतें जो है उन पैमानों का पालन नहीं करती जो बनी हुई हैं? नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, और इसका व्यापक तौर पर उल्लंघन हुआ। इस वजह से कमजोर किसके जो स्ट्रक्चर तैयार हुए और जिसमें भूकंप प्रतिरोधी क्षमता का अभाव रहा, जबकि बिल्डिंग कोड ने एक डिटेल उसमें दिया हुआ है, टेक्निकल डिटेल दिया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको टोकूंगा, जो नागरिक हैं जो अपने मकान बनाते हैं वो बिल्डिंग कोड का पालन नहीं करते, लेकिन हमने देखा है कि सरकारी इमारतें बहुत पुराने और जर्जर इमारतों में 200-200 साल पुरानी बिल्डिंग में लग रही हैं। तो उस मामले में सरकार क्या कर रही है कि बिल्डिंग कोड का पालन वहाँ क्या होगा? ये सरकार की चरम लापरवाही है,
कि इस तरह के जगहों में सरकारी दफ्तर चलाए जा रहे हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, जिनका लाइफ समाप्त हो चुका है और पब्लिक को रिस्क में रखा गया है। वो पब्लिक प्लेसेज हैं, बहुत सारे कर्मचारी और आम आदमी भी वहाँ आते हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, जैसे जो मीनार है धरहरा, वो गिर गया, उसका लाइफ ख़त्म हो गया था और बहुत कमज़ोर हो गया था, फिर भी एक प्रॉफिट मोटिव के लिए उसमें लोगों को ऊपर चढ़ाया जा रहा था, यानी पर्यटकों के लिहाज से। हाँ, लिहाज एक मेरा आखिरी सवाल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, क्योंकि जब उसका टेक्निकली वो कमजोर हो चुका था, उस साउंड नहीं था, ऐसे मीनारों में लोगों को चढ़ाना पैसे के लिए वो जुर्म है। दिनेश जी, एक सवाल और पैदा होता है कि जब ये नेपाल वर्षों से अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यहाँ पर भूकंप संवेदनशील है, हिमालय प्लेट एक्टिव है, ये पता था, तो क्या अंदरूनी इलाकों के, ग्रामीण इलाकों के, पहाड़ी इलाकों के लोगों को इस मामले में कोई अवेयरनेस कैंपेन सरकार की तरफ से चलाया गया? नहीं चलाया गया और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की काफी कमी रही, क्योंकि जिस पैमाने पर लोगों को जागरूक बनाना चाहिए था, सुशिक्षित करना चाहिए था, इवन बिल्डिंग कोड के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि इस तरह से आप लोग मकान बनाइए। सरकार को वास्तव में अनुदान भी देना चाहिए था, एक सब्सिडीज का भी व्यवस्था करना चाहिए था कि ताकि बिल्डिंग कोड का पालन हो और ऐसे मकान बने जो पुख्ता हो और भूकंप का भी। धन्यवाद दिनेश जी। धन्यवाद। कविंद्र, दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने मेरा ख्याल है कि आपकी कुछ जो सवाल थे उनका समाधान किया होगा जी। और इस सूचना के साथ कि अब आज का दिन बेहद राहत भरा रहा है, राहत और बचाव कार्य पूरी तेजी के साथ शुरू रहे, क्योंकि आज ना तो कोई भूकंप का झटका आया और ना ही बरसात हुई। कविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, वहां से ताज़ा जानकारी और नियमों के बारे में किस तरीके की वहां पे लूपहोल्स हैं या फिर अमल में लाए जा रहे हैं, इसको लेकर जो एक राय है वहां पर वो सामने रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और नई शहरी विकास योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून को सख्त बनाने पर भी मुहर लगा दी। कैबिनेट ने ईपीएफओ की न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन योजना को स्थायी करने का फैसला भी किया है। देश में स्मार्ट सिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 100 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। वहीं JNNURM की जगह अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना शुरू करने को सहमति दे दी गई। ये योजना 500 शहरों में शुरू होगी। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही पुरानी आवास परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। इसमें भ्रष्टाचार के केस 2 साल में निपटाने और सजा की अधिकतम अवधि बढ़ाकर 7 साल करना शामिल है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन योजना को स्थायी करने का फैसला किया है। इससे करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा कंपनी बिल और मर्चेंट शिपिंग संशोधन बिल पर मुहर लगा दी गई है। बुधवार को ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी पर आयात शुल्क 25 से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इससे घरेलू बाजार में चीनी की कीमत स्थिर रखने में मदद मिलेगी। वहीं एथेनॉल से एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है। दोनों फैसलों से चीनी मिलों के पास ज्यादा नकदी आएगी और उन्हें बकाया भुगतान में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री को पंजाब का दौरा करने की नसीहत दी ताकि किसानों का दुख दर्द समझा जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों का अनाज खरीदने के लिए वो प्रतिबद्ध है और इसके लिए वैल्यू कट माफ किया जाएगा। वो उधर पंजाब की मंडियों में किसानों से मिलकर लौटे राहुल गांधी ने फसलों की खरीद नहीं होने का आरोप लगाया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया में देश का पेट भरने वाले किसान की हिस्सेदारी भी है। जब ओला पड़ा, आपकी सरकार ने मदद नहीं की, किसान ने सह लिया। बोनस मिलता था वो खत्म कर दिया, किसान ने सह लिया। खाद नहीं दिया, लाठी पड़ी, किसान ने सह लिया। और अब मंडी में जो उनका गेहूं है वो उठाया नहीं जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से अनाज खरीदेगी। साथ ही गेहूं की खरीद में नमी और चमक के मापदंडों में छूट दी जाएगी। आज तक जब भी कोई आपदा पड़ी है, भारत सरकार हमेशा वैल्यू कट लगाते रहा।
कभी फुल वैल्यू कट लगाया, कभी हाफ वैल्यू कट लगाया, कभी 1/4 वैल्यू कट लगाया। और पहली बार हमने जो है प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने स्वयं इसमें इनिशिएटिव लिया और पहली बार हुआ है कि फुल वैल्यू कट हमने समाप्त कर दिया है। 10 दिन पहले अकाली दल और भाजपा की राज्य की सरकार ने फैसला लिया कि किसान को पूरा एमएसपी दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं किया जाएगा और पूरी प्रोक्योरमेंट करी जाएगी। आज के दिन में मैडम 67 लाख टन मंडियों में आया है और 57 लाख टन उसमें से परचेज हो चुका है। इस मसले पर सदन में अवरोध भी हुआ, जिससे कार्यवाही करीब 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी ने मंगलवार को पंजाब की मंडियों का दौरा किया था। गुरुवार से वो विदर्भ से किसान पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के कामकाज पर टिप्पणी करने वाले 2 मीडिया संस्थानों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। चर्चा के दौरान राज्यसभा में सांसदों ने गलत खबरों पर रोक लगाने की भी मांग की है। बुधवार को राज्यसभा में केटीएस तुलसी समेत 12 पार्टियों के 60 सांसदों ने राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के बारे में छप रही खबरों पर चिंता जताई। दोपहर बाद कार्यवाही शुरू होने पर सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मामले को उठाते हुए मीडिया में छप रही खबरों पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। नोटिस के मुताबिक इन रिपोर्टों से राज्यसभा की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। 6 अप्रैल को और 8 अप्रैल को इस साल के डीएनए और तहलका में ये छपा कि जो राज्यसभा का टेलीविजन है उसमें 2010 से लेकर 2014 तक 1700 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जबकि वास्तवता ये है, सच ये है कि 1700 करोड़ नहीं खर्च हुआ है, 146 करोड़ सिर्फ खर्च हुआ है। दूसरे दलों के सांसदों ने भी नेता विपक्ष की बात से सहमति जताई और निष्पक्ष खबरों और कार्यक्रमों के लिए राज्यसभा टीवी की तारीफ की। सारे चैनल खंगालते हैं, देखते हैं तो ऊब जाते हैं। सिर्फ एक राज्यसभा टीवी है, राज्यसभा का टेलीविजन है। एक ही जगह है जहां से देश के लोग पूरा सच तो नहीं लेकिन दूर तक का सच दिखाने का काम होता है। चैनल राज्यसभा दोनों पर एक तरीके से साजिश के तहत कुछ ना कुछ आक्रमण हो रहे हैं। इस बारे में चाहता हूँ इस प्रिविलेज मोशन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिए, जिससे सब चीज सही आ जाए। The LOP and other senior colleagues have effectively presented the issue and it is before the chair. I urge upon the chair to accept this. Let the house. Okay, मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नोटिस स्वीकार करने से पहले सभी तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए। The full facts of the case are not brought before the House, number one. Number two, when we refer a matter to privilege, we must be convinced that there is a privilege involved in this. Number three, before we admit the motion, we have to be sure of how it's going to affect the image of the House also. लेकिन कुछ सांसदों का कहना था कि गलत खबरों पर रोक लगनी चाहिए। This is not a question of criticism. This House is in the forefront for criticizing freedom of expression. But these are malicious, contrary to record. Nobody was contacted. This is an attempt to malign the entire House. उपसभापति पीजे कुरियन ने भरोसा दिलाया कि नियमों के हिसाब से ही फैसला किया जाएगा। See, all aspects will be looked into, and we will deal with only in accordance with the rules in the rules book. दरअसल डीएनए अखबार में 6 अप्रैल और तहलका पत्रिका में 8 अप्रैल को राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के कामकाज को लेकर खबरें छपी थी। सांसदों ने इसी पर आपत्ति जताई थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान व्यापारिक कॉरिडोर में भारत को शामिल करने का प्रयास करेंगे और इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच सड़क रास्ते से व्यापार करने के मौके बनेंगे। ईरान के चाबहार बंदरगाह को चालू करने पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। अपनी 3 दिन की यात्रा पूरी होने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आज देर रात काबुल लौट जाएंगे।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत यात्रा के आखिरी दिन व्यापारिक जगत के लोगों और मीडिया से अलग से बातचीत की। अशरफ गनी ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ शांति के प्रयास, आर्थिक मदद और निवेश समेत 6 क्षेत्रों में वे भारत के साथ सहयोग के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पास गैस और खनिज पदार्थों का अच्छा भंडार है और भारत की निजी कंपनियां इसका लाभ उठा सकती हैं। Thanks to the Indian investment in a road simultaneously with Iranian investment on a bridge, today that province generates one of the largest customs revenues in Afghanistan, and there's more to come with the nature of the changes that we articulate. But equally significant, we look to Indian private sector to be a driver of Afghanistan's future prosperity. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान तय हुआ कि अगले 3 महीने के अंदर दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इनमें प्रत्यर्पण संधि, सजा याफ्ता कैदियों का आदान प्रदान, आपराधिक, व्यापारिक और नागरिक कानून के मामलों में सहयोग से जुड़ा समझौता शामिल है। इनके अलावा सड़क मार्ग से आवाजाही संबंधित समझौता और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा रहित यात्रा संबंधी समझौते भी होंगे। चाबहार बंदरगाह के जरिए आवाजाही बढ़ने पर इन समझौतों से फायदा होगा। Indian assistance is generally appreciated, and we are looking to a closer linkage between aid and trade. Fourth is India's investment, and today I'm devoting the day to interacting with the captains of industry and business to be able to move forward. Fifth is human capital. क्षेत्रीय संवेदनशीलता को देखते हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सैनिक सहयोग संधि फिलहाल संभव नहीं है। इसीलिए दोनों देश फिलहाल प्रशिक्षण तक अपने को केंद्रित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी एक नए एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वे अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय टकराव की बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमि बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वे पाकिस्तान से नम्र बनने की अपेक्षा कर रहे हैं और भारत से बड़े पैमाने पे पूंजी निवेश चाहते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के बारे में उनकी रणनीति कितनी सफल हो पाती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन।